एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए के तिवारी भाग 2 का चैप्टर 12 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट मैंने इसकी एक अलग बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 12, जिसका नाम है कमजोर वर्ग मतलब वीकर सेक्शन। इसमें हम बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो वीकर सेक्शन मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए आज हम पढ़ेंगे कमजोर वर्ग के बारे में। प्रत्येक समाज की संरचना के समान ही भारतीय सामाजिक संरचना में भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग विद्यमान है। भारतीय समाज में कुछ समूह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें कमजोर वर्ग कहा जाता है। इन वर्गों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। ग्लेंटन ने अपनी पुस्तक कंपीटिंग इनइक्वालिटीज, ये किसकी पुस्तक है? ग्लेंटर की नई पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि इस देश ने इतिहास के विभिन्न कालों में कमजोर वर्गों का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त शोषण किया है। उन्हें अनेक प्रकार की असमर्थताएं, वंचनाएं व उत्पीड़न दिया है। इन कमजोर वर्गों को धर्म विधि में सबसे नीचा स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद कमजोर वर्ग के इन सदस्यों को खामियाजा देना आवश्यक था। इसलिए संविधान ने क्षतिपूर्ति के रूप में संवैधानिक सुविधाएं और सुरक्षाएं दी हैं। ग्लेंटर इसे क्षतिपूरक भेदभाव मतलब कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वे कहते हैं कि कमजोर वर्गों को संविधान ने जो सुविधाएं दी हैं वह कोई सरकार की अनुकंपा नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य को इन वर्गों को ऐसे अवसर देने हैं जिनके माध्यम से ये समानता की प्रतिष्ठा पा सकें। कमजोर वर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक को सम्मिलित किया जाता है। अब हम जानेंगे अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल कास्ट के बारे में। अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया। 1935 के अधिनियम में इन्हें सूचीबद्ध किया गया और इन्हें अनुसूचित जाति नाम दिया गया। भारतीय संविधान में भी इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। इनकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश पर इनको संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करेंगे। साइमन कमीशन द्वारा 429 जातियों को दलित जाति घोषित किया गया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। अंग्रेज इन्हें दलित जाति वर्ग मतलब डिप्रेस्ड कास्ट एंड क्लास कहते हैं। हट्टन ने इन्हें बहिष्कृत जाति मतलब एक्सटीरियर कास्ट कहा है। अम्बेडकर ने इन्हें भग्न पुरुष या भग्न जाति मतलब ब्रोकन पर्सन और कास्ट कहते हैं। महात्मा गांधी इन्हें हरिजन कहते हैं। वैसे इन्हें समानता अनुसूचित जाति भी कहा जाता है। इनके लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 15(4) नागरिकों के किसी सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करना। अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करना जिन्हें राज्य ऐसा वर्ग मानता है जिसे राज्य के सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कर उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। अस्पृश्यता के संबंध में सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे 1976 में संशोधित किया गया। अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ।
ध्यातव्य है कि 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी कहा जाता है, जबकि 1976 में संशोधित अधिनियम अस्पृश्यता अपराध संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम बनाया गया, जो 19 नवंबर 1976 से लागू हुआ। अनुच्छेद 19 अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया गया, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी प्रदान की गई। अनुच्छेद 25 हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश और भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 46 राज्य को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करना चाहिए, उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए। अनुच्छेद 330 लोकसभा में इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, 40 सीटें आरक्षित करी गई हैं। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में इनके लिए सीटों का आरक्षण है, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। सॉरी, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति के बारे में। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 330 लोकसभा में 40 सीटें आरक्षित हैं और राज्य विधानसभाओं में भी सीटें का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 334 पंचायत व स्थानीय निकायों में इनके लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 335 सरकारी पदों में आरक्षण। यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15 था, अतः उनके लिए 15% आरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 338 एक विशेष अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इस विशेष अधिकारी का कर्तव्य है कि वह संविधान के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन रक्षा उपायों के कारण के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। 1990 ईस्वी में 65वें संविधान संशोधन द्वारा इसका नामकरण अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया, जिसे क्रमशः अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग कहा गया। अनुच्छेद 339 1 इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति महोदय एक आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, जो उन्हें सुझाव देगा। इस प्रकार प्रथम अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन अप्रैल 1960 में UN डेबर के नेतृत्व में किया गया, जिसे डेबर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन 2003 में श्री दिलीप सिंह भुरिया के नेतृत्व में किया गया। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन मार्च 1992 में किया गया। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अनुसूचित जाति का वर्णन संविधान की 5वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में किया गया है। इनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया जाता रहा है, जिनमें छठी पंचवर्षीय योजना में लागू विशेष संगठक योजना स्पेशल कंपोनेंट प्लान प्रमुख है, मतलब विशेष संगठन योजना। सर्वप्रथम 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव गोविंद राव
फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, जो पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। सन 1917 में केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु एझुआ जनजाति ने किया, जिनका नारा था एक जाति एक ईश्वर और एक धर्म। इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान SNDP का गठन किया। तमिलनाडु में रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में 1923 में आसपास आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया। यह पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, जिसमें गीता व रामायण आदि को जलाया गया। सन 1924-25 में केरल में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया, जो मंदिर व विद्यालय प्रवेश को लेकर था। 1924 में बम्बई में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। अम्बेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई, जो बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में परिवर्तित हो गई। इनके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा सीटों के आरक्षण की मांग की गई। सन 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड चार्टर में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की बात की गई। इससे दुखी होकर गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तत्पश्चात 25 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी के बीच में हुआ था और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। इस पर सवर्णों की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय तथा दलितों की ओर से अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। इसमें अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया। साथ ही हरिजनों के सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। 1942 में अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1942 में। 1956 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया RPI का गठन अम्बेडकर द्वारा किया गया। 1970 में कांसी राम इस पार्टी से जुड़े। 1976 में कांसी राम ने एक वाम से दल का गठन किया, जिसका 1984 में नामकरण बहुजन समाज पार्टी हो गया। मई 1920 में नागपुर में कोल्हापुर के महाराज की अध्यक्षता में अस्पृश्यों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सारे जो फैक्ट्स दिए गए हैं याद करने वाले हैं। 1941 में अम्बेडकर के प्रयास से महार बटालियन का गठन किया गया। जुलाई 1942 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का सम्मेलन हुआ। सन 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को अम्बेडकर ने एक मूर्खतापूर्ण कदम बताया। कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। 30 दिसंबर 1931 ईस्वी को बम्बई में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक विशाल सभा हुई। 1932 ईस्वी में सारे देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की गई। अन्य पिछड़े वर्ग मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। कमजोर वर्गों में उन संजातीय समूह को सम्मिलित किया जाता है जो जातीय सोपान में निम्न नहीं है, लेकिन सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि। कौन कौन सी दृष्टि? सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। अतः उनके उत्थान के लिए भी संविधान में निर्देश दिया गया है। पिछड़े वर्ग में ब्राह्मण से निम्न, अछूत जातियों से उच्च, मध्यम श्रेणी की जातियों और समूहों को सम्मिलित किया गया है। पिछड़े वर्ग पिछड़े हैं क्योंकि वे शिक्षा, सरकारी सेवाओं, व्यवसायों, व्यापार आदि में पीछे रहे हैं। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना जाता है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है। आंद्रे बेतई कृषि करने वाली जातियों को पिछड़ा मानते हैं। बेतई कृषक जातियों को पिछड़े वर्गों का मर्म मतलब सार मानते हैं। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1917-18 में, उसके बाद सन 1930-31 में किया गया। सन 1934 में मद्रास में प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई, जिसमें 100 से भी अधिक जातियां सम्मिलित थीं।
जिनकी संख्या लगभग 50% थी। सन 1937 में त्रावणकोर राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सन 1947 में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। सन 1950 में पहली बार अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का गठन किया गया। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के पिछड़े वर्ग के आधार पर नागरिकों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक आयोग की नियुक्ति कर देश में विभिन्न भागों से पिछड़े वर्गों की दशा की जानकारी प्राप्त करें। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत राज्य सरकारें भी आयोगों की नियुक्ति कर विभिन्न पिछड़ी जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी ले सकती हैं। काका कालेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह उन कसौटियों का निर्धारण करे जिनको अपनाकर यह निर्णय लिया जा सके कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कौन से लोग हैं जिनको पिछड़ा वर्ग माना जा सके। ऐसे वर्गों की इन कसौटियों को ध्यान रखकर एक सूची तैयार की जा सके। आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष लगाए। 2399 जातियां और समुदायों की सूची तैयार की तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई उपाय सुझाए। आयोग ने लगभग 70% जातियों को पिछड़ी घोषित किया तथा पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए निम्न कसौटियों का सुझाव दिया। पहला है जाति सोपान में निम्न सामाजिक स्थिति, दूसरा है शैक्षणिक प्रगति का अभाव, तीसरा है सरकारी सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, चौथा है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। पिछड़े वर्गों की सूची बनाने में जाति को प्रमुख कारक माना गया था। निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की गई। प्रथम श्रेणी के स्थानों में कम से कम 25% स्थानों का आरक्षण, द्वितीय श्रेणी में 33.5%, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 40% आरक्षण। आयोग ने सिफारिश की कि 70% आरक्षण मेडिकल, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में दिया जाए। आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश भी की गई थी। भारत सरकार ने आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को आधार मानने की आयोग की सिफारिश को ठुकरा दिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा, उनके लिए उचित सुविधाएं सुलभ कराने का सुझाव दिया। सन 1961 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वह अन्य पिछड़े वर्गों की कोई सूची तैयार नहीं करेगी। राज्यों को सलाह दी गई कि वे आर्थिक कारक न कि जाति के आधार पर अपनी सूचियां तैयार करें। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक सरकार ने पिछड़ेपन का आधार परिवार को स्वीकार किया, परंतु कानूनी जटिलताओं के कारण यह निर्णय त्यागना पड़ा। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक स्थान आरक्षित करने का दावा किया, मतलब वादा किया। जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के एक सदस्य बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने यह पाया कि पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक दोनों है। जाति लोगों का एक वर्ग भी है। यदि कोई संपूर्ण जाति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण जाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गैर हिंदू जातियों सहित अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर पिछड़े वर्ग भारत की कुल जनसंख्या का 52% है। आयोग ने
3,743 जातियों को पिछड़ा माना और उनके लिए नौकरियों व शैक्षणिक सुविधाओं में 52% आरक्षण की बात की। आयोग ने निम्न उपायों का सुझाव दिया। जो लोग योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं ले पाते हैं, उनके लिए 27% का आरक्षण दिया गया। 27% का सिद्धांत सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए लागू किया गया। आरक्षित कोटा यदि नहीं भरा जाता है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। इसके पश्चात ही आरक्षण से हटाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह ही पिछड़े वर्गों को भी आयु में छूट दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही पिछड़े वर्गों की भी एक सूची तैयार करनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ही तरह पिछड़े वर्गों के लिए भी एक सूची तैयार की जानी चाहिए। आरक्षण का सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों, बैंक, केंद्रीय राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने वाली निजी प्रतिष्ठानों, बैंकों, केंद्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने वाले निजी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए सरकार को आवश्यक कानूनी प्रावधान करने चाहिए। आयोग ने सिफारिश की गहन और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर पिछड़ी जातियों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों का प्रबंध किया जाना चाहिए। 27% आरक्षण का सिद्धांत नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं दोनों के लिए सुझाया गया था। भारतीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए आयोग ने पिछड़े वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए सुझाव दिए। जनता दल, जो राष्ट्रीय मोर्चा की केंद्र में सरकार में प्रमुख भागीदार है, उसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का वादा किया। देश में जगह जगह, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1989 में इस वादे के कारण बड़े स्तर पर आंदोलन भी हुए। अगस्त 1990 में जनता दल सरकार ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% नौकरियों के आरक्षण की घोषणा की। इस निर्णय के बाद पूरे देश में, विशेषतः उत्तर व पश्चिमी भारत में, इसके विरोध की लहर फैल गई। आत्मदाह, आत्महत्या और पुलिस कार्रवाई में अनेक मौतें हुई। सरकार के इस कदम की एक सामाजिक परिणति जाति विभाजन के अधिक गहराने में दिखाई देती है। मतलब जाति विभाजन के कारण ये सारे विरोध हुए। विभिन्न पिछड़ा वर्ग आयोग, मुंगेरी लाल आयोग जो बना था, बिहार से बना था। LG हावनूर आयोग कर्नाटक का है। PD नेड्डूर आयोग केरल का है। काका कालेकर आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। BP मंडल आयोग ये भी भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निम्न है। मध्य प्रदेश में 14% है। महाराष्ट्र में 14% है। राजस्थान में 21% है। उत्तर प्रदेश में 27% है। कर्नाटक में 40% है। केरल में 25% है। आंध्र प्रदेश में 25% है। तमिलनाडु में 45.5% है और बिहार में 26% है। अक्टूबर 1990 में इस पर रोक लगा दी गई। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंडल आयोग लागू करने की स्वीकृति दी गई। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 13 अक्टूबर 1994 में इस वर्ग के लिए नौकरियों में आयु में छूट और अवसर में छूट निर्धारित की गई। सिविल सेवा में 3 वर्ष और 33 वर्ष तथा 7 वर्ष, जबकि प्रांतीय सेवाओं में 38 वर्ष व आयु सीमा तक अवसर प्रदान किया गया। 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़े वर्गों के आंदोलन। परंपरागत भारतीय समाज में उच्च जातियों का प्रभुत्व। पिछड़े वर्गों ने राज्यों में राजनीतिक सत्ता और सामाजिक आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न किया। पिछड़ी जातियों के नेताओं ने जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार स्वीकार करने पर बल दिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में पिछड़े वर्गों के महत्वपूर्ण आंदोलन थे।
कौन कौन से आंदोलन थे? पहला था बम्बई प्रदेश में ज्योतिबा राव फूले का आंदोलन, और मद्रास में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। कौन सा? नडार आंदोलन। ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज का नेतृत्व माली, तेली, कुणबी और रति आदि पिछड़े वर्गों के हाथों में था। फूले स्वयं माली थे। उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और महिलाओं और निम्न जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करना था, क्योंकि इस तरह के आंदोलन से ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति को आंच पहुंची और इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया। फूले सांस्कृतिक हिंदूवाद के विरुद्ध थे। एक मत यह भी है कि फूले ने सांस्कृतिक हिंदूवाद के विरुद्ध थे। एक मत यह भी है कि फूले ने सांस्कृतिक और सजातीय कारकों पर भी बल दिया और आर्थिक और राजनीतिक कारकों की उपेक्षा की। वास्तव में यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। यह एक प्रकार की सांस्कृतिक क्रांति थी। दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। ईवी रामास्वामी नायकर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे। द्रविड़ कड़गम का अर्थ है द्रविड़ों के संगठन से। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1949 में CN अन्नादुराई द्वारा प्रस्थापित की गई थी। सन 1970 में MG रामचंद्रन ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की। इन दलों ने राजनीति में ब्राह्मण विरोधी स्थिति अपनाई। केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन SNDP आंदोलन सुधारवादी आंदोलन अधिक था, क्योंकि इसमें गैर ब्राह्मण नायर जाति के उत्थान पर बल दिया गया था। अतः पिछड़ी जातियों के आंदोलन में तो ब्राह्मणवाद का विरोध था या सुधारवाद पर बल दिया गया था। पर इन आंदोलनों में ये दोनों ही मुख्य उद्देश्य रहे। ब्राह्मणों की अन्य जातियों के ऊपर न केवल उच्चता ही रही थी, बल्कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने अधिक शक्ति और विशेषाधिकार भी अर्जित कर लिए। इससे ब्राह्मण अन्य जातियां, विशेषकर जाति सोपान में मध्यम जातियों की ईर्ष्या के पात्र बने। ब्राह्मण संख्यात्मक दृष्टि से अल्पसंख्यक थे, आज भी हैं। ब्रिटिश शासक उन पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की। इन दो पहलुओं में पिछड़े वर्गों ने ब्राह्मणों के सामाजिक राजनीतिक आधिपत्य को कमजोर करना आवश्यक समझा। पिछड़ी जातियों में से पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त अभिजात ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व संभाला। वास्तव में पिछड़ी जातियों के आंदोलन द्वारा मध्यम जातियों में से शिक्षित युवकों की आकांक्षाओं और कुंठाओं की अनुभूति होती है। यद्यपि मद्रास राज्य में ब्राह्मण कुल जनसंख्या का केवल 3% थे, परंतु 1886 और 1910 के बीच कुल स्नातकों में 71% ब्राह्मण थे। मतलब जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की थी, उनकी संख्या थी 71%। 1921 में मद्रास राज्य में ब्राह्मणों की साक्षरता दर 28% थी, जबकि वेल्लाला जाति में केवल 2% थी। 1931 में 478 हिंदू सरकारी अधिकारियों में से 350 ब्राह्मण थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी ब्राह्मण अन्य जातियों से आगे थे। 1918 में मैसूर राज्य में ब्राह्मणों के अलावा सभी जातियां पिछड़ा समुदाय घोषित की गई थी। 1925 में बम्बई राज्य में ब्राह्मण, प्रभु और मारवाड़ी, बनिया और ईसाई समुदायों के अलावा सभी समुदायों को पिछड़ा घोषित किया गया था। 1928 में पिछड़ी जातियों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां या वर्ग परिभाषित किया गया था। पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जनजातियों के अलावा सभी गैर उच्च जातियों को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कृषक जातियों की अनुष्ठानिक परिस्थिति निम्न है। ग्रामीण भारत के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कृषक जातियां एक प्रभु शक्ति हैं। कृषक जातियों को हरित क्रांति, ग्रामीण विकास योजनाओं और सत्ता के विकेंद्रीकरण और वयस्क मताधिकार का अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट दी गई कि बिहार में व्यापारिक कृषि से लाभान्वित होने पर कृमियों की परिस्थिति में सुधार हुआ है। आर्थिक उन्नति से प्रोत्साहित होने पर उन्होंने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय सभा की स्थापना की
और ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक व्यवहारों का अधिक अनुकरण किया। प्रजापति की धारणा या अजगर जातियों का प्रादुर्भाव, जिसका उद्देश्य अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूत। अजगर का फुल फॉर्म है आ से अहिर, जा से जाट, गा से गुज्जर, रा से राजपूत आदि प्रमुख कृषक जातियों में एकता स्थापित करने से था। बिहार में कुर्मियों ने यादवों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम नाम की एक सामाजिक राजनीतिक संस्था का निर्माण किया। शायद बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें पिछड़ी जातियों ने जाति निष्ठाओं को अधिकतम राजनीतिक महत्ता दी है। यह सत्य है कि पिछड़ी जातियों के आंदोलन को दक्षिण भारत जितनी सफलता या उच्च भारत में नहीं मिली है। यह सत्य है कि पिछड़ी जातियों के आंदोलन को दक्षिण भारत में जितनी सफलता उत्तर भारत में नहीं मिली है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उच्च जातियों ने उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के आंदोलन के विरुद्ध बहुत तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। यह इसलिए कि पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20% और बिहार में 14% है, जबकि दक्षिण भारत में संख्या की दृष्टि से उनका प्रतिशत बहुत थोड़ा है। 1970 के दशक में केंद्र और राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनने पर बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का आंदोलन हुआ। अब हम पढ़ेंगे महिला मतलब वुमेन के बारे में। वुमेन के बारे में कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, अनुच्छेदों का निर्माण किया गया, उसके बारे में। महिला को भी कमजोर वर्गों में रखा जाता है क्योंकि हजारों वर्षों से समाज द्वारा इनके ऊपर अनेक सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं लादी गई है, जिसके कारण उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ा। मार्क्स का कहना है कि स्त्री का कोई वर्ग नहीं होता, विश्व की आधी आबादी वर्ग विहीन है। स्त्री के वर्ग का निर्धारण पुरुष के वर्ग से होता है। डॉक्टर रूबोक, इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर, का कहना है कि स्त्रियों में जन्म से अस्थिरता का दोष पाया जाता है। फ्रायड ने स्त्रियों के मस्तिष्क में ईर्ष्या भरी होने के कारण उनमें न्याय की भावना कम होती है। सिमोन दी बुआ का कहना है कि नारी जन्मती नहीं बल्कि बनाई जाती है, मतलब नारी पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। नारी की प्रकृति के रूप में पुरुष को संस्कृति के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। नारी की इस गिरी हुई हीन स्थिति के लिए पितृ सत्तात्मक की प्रथा उत्तरदायी है। सिमोन दी बुआर का कहना है कि पितृसत्तात्मकता में नारी को पुरुष केंद्रित और पुरुष पहचान वाले और पुरुष संपन्न विश्व में अन्य के रूप में रहस्यमयी और उपांत मतलब मार्जिनल के रूप में माना जाता है। अब हम सिमोन दी बुआर की कुछ पुस्तक देखेंगे। सिमोन, इनका नाम ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। पहली पुस्तक है सी कम टू स्टे, दूसरी है जो 1942 में आई थी, दूसरी है द ब्लड ऑफ अदर्स 1945 में आई थी, तीसरी है द सेकंड सेक्स 1949 में आई थी, चौथी है मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल डॉटर 1958 में आई थी, पांचवी है द प्राइम ऑफ लाइफ जो आई थी 1960 में। विवेकानंद का कहना है कि वह देश और राष्ट्र जिसने स्त्रियों का आदर नहीं किया कभी भी महान नहीं बन सका और ना भविष्य में बन पाएगा। जे.एस. मिल कहते हैं कि संपूर्ण मानव समाज 50% स्वामी और 50% दास में विभाजित रहा है। अब नारीवादी आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। पुरुष स्त्री समानता पर आधारित है। यह समाज में प्रचलित मिथकों के विरुद्ध संघर्ष के रूप में है। महिला अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसा माना जाता है कि भारत में नारीवादी आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और समय समय पर इसमें सुधार भी हुए और परिवर्तन भी हुए। सर्वप्रथम 1917 में एनी बेसेंट द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महिला मताधिकार की बात की गई थी। कहाँ की गई थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में की गई थी और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। सन 1917 में मद्रास वर्तमान चेन्नई में भारतीय महिला समिति का गठन किया गया। 1927 में दिल्ली में एक महिला सम्मेलन हुआ था। जनवरी 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुई। 1932 में महिलाओं के लिए दिल्ली में लेडी इरविंग कॉलेज स्थापित किया गया।
1971 में महिलाओं के संबंध में अध्ययन के लिए बीएस गुहा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए विभिन्न प्रयास। सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। 8 मार्च 1992 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे ईयर्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महिला विकास निगम WDC सन 1986-87 में स्थापित हुआ। महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 में आया था। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष 2003-4 में स्थापित। 2 अक्टूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2000 में महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को 1993 को 31 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। 1953 में केंद्रीय समाज बोर्ड गठित किया गया। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1997 में की गई थी। स्वयं सिद्धि योजना 2001 में लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 1975 से 1985 के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया। महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। 9 जनवरी को मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम देखेंगे। एज इट एज आप याद कर लीजिएगा या कहीं पर नोट कर लीजिएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम आया था 1929 में। हिंदू महिलाओं के संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिनियम 1937 में आया था। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 में आया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम व हिंदू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम 1956 में आया था 1956। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में आया था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। अपराधी संशोधन अधिनियम 1983 में आया था। विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अगर की जाती है तो वह दबाव के कारण है। अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम 1986 में आया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1977 में इसके द्वारा गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट घरेलू हिंसा बिल 2005 में आया था 2005 में। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2005 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ उभरते सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ समाजशास्त्री स्थापित और रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक परिवेश को समझने में अभी तक के सभी उपागम असफल है और संकुचित सोच पर आधारित है। अतः समाजशास्त्र में नए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है और पिछले कुछ दशकों में 2 नए परिप्रेक्ष्य उभर कर आए हैं। ये हैं आमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य। पहला है सी राइट मिल्स, बोटोमोर, हर्विट्ज तथा स्टीवन ड्यूस द्वारा प्रतिपादित आमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य लिंग, वर्ग, जाति पर आधारित विषमताओं से संबंधित है। इसी प्रकार विषमताओं पर केंद्रित लक्ष्य को वामपंथी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। यह दृष्टिकोण वर्तमान समाज में व्याप्त विषमताओं की आलोचना करता है और बताता है कि इसमें परिवर्तन संभव है। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्थाओं को दलित वर्ग, अल्पसंख्यक समूह, महिलाएं आदि के दृष्टिकोण से देखता है। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि समाज में राजनीतिक साधनों द्वारा वृहत संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों के लिए हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी कदमों के विधियों की भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो भी इसका प्रयोग करना चाहिए।
दूसरा है नारी अधिकारवादी परिप्रेक्ष्य, महिलाओं में समान अधिकार परिस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन नारीवाद है। नारी अधिकारवादी परिप्रेक्ष्य का यह मानना है कि पूर्व के सभी परिप्रेक्ष्यों में किए गए पूर्व अनुमान पुरुषों के दृष्टिकोण से निकाले गए हैं। समाजशास्त्र में महिलाओं पर अनुसंधान को उपेक्षित किया गया है। यौन सेक्स एक जैविक अवधारणा है, जबकि लिंग जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। यह परिप्रेक्ष्य अपने विश्लेषण में लिंग को केंद्र में रखता है और महिलाओं के शोषण, दमन और आधुनिकीकरण को कम करके तथा समाप्त करने हेतु समाजशास्त्रियों के लिए और अधिक राजनीतिक भूमिका प्रतिपादित करता है। नारी अधिकारवाद महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक समानता की वकालत करता है, पितृसत्ता एवं लैंगिकवाद का विरोध करता है। लैंगिकवाद का अर्थ लिंग के आधार पर भेदभाव से है, जबकि पितृसत्ता एक ऐसा तंत्र है जो लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। नारी अधिकारवाद दो भागों में विभाजित हो गया है। पहला है उदार नारी अधिकारवाद। उदार नारी अधिकारवाद लिंग समता में विश्वास रखता है। किसमें विश्वास रखता है? लिंग समता में। एक लिंग द्वारा दूसरों को अधीन बनाने की बात अस्वीकार करता है। स्त्रियों को मानव प्राणी की अपेक्षा यौन भोग की वस्तु समझने को भी अस्वीकार करता है, परंतु यौन व्यवहार आधार पर श्रम विभाजन को यह चुनौती नहीं देता। इसका मानना है कि स्त्रियां पारिवारिक भूमिकाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, पुरुष बाहरी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त हैं। ये मानना है उदारवादी नारीवाद का। उदारवादी नारीवाद आंदोलन के समर्थकों में प्रमुख हैं मेरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट, हैरिस टेलर, मार्गरेट वेचर, हैरिट मॉर्टेन्यू, एलिजाबेथ केपी स्टैंटोन, बेटी फ्रीडन आदि। अब हम जानेंगे उग्र नारीवाद अधिकारवाद। उग्र नारी अधिकारवाद यद्यपि लैंगिक समानता में विश्वास करता है, लेकिन परंपरागत श्रम विभाजन को अस्वीकार करता है। इनकी मान्यता है कि लिंग आधारित भेद भूमिकाएं जैविक कारकों का परिणाम नहीं, बल्कि संस्कृति की भी देन है। उग्र नारी अधिकारवादी महिला पुरुष संबंधों, विशेषतः पुरुषों की महिलाओं के साथ हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न आदि समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये महिलाओं का विज्ञापन, फैशन, मीडिया आदि के माध्यम से पुरुषों की भोग्य वस्तु के रूप में प्रस्तुति का भी विरोध करते हैं। उग्र नारी अधिकारवादी हैं सुलामिक फायरस्टोन, एलिसन जेगर आदि। नारीवादी आंदोलन का जन्म 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन में हुआ। आज यह आंदोलन विश्व के लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। नारीवादी आंदोलन को हवा देने का प्रथम प्रयास 1792 में प्रकाशित पुस्तक मेरी वोllstonecraft की पुस्तक है अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। जबकि महिलावादी आंदोलन की द्वितीय लहर की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। ऐसा माना जाता है कि इसमें बेटी फ्रीडन की पुस्तक फेमाइन मिस्टिक 1963 का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ अन्य पुस्तकों ने भी इस दिशा में योगदान दिया है। आइए उन पुस्तकों को देख लेते हैं। पहली पुस्तक है रिफ्लेक्शंस ऑफ जेंडर साइंस, इविलियन फॉक कैलर की है। द सेकेंड सेक्स जो 1959 में आई थी, सिमोन दी बुआर की है। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में आई थी, एस फायरस्टोन की है। द फीमेल यूथ 1970 में आई थी, जी आर गिरी की है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में आई थी, के मिलेट की है। वुमेन द लार्जेस्ट रेवोल्यूशन 1974 में आई थी, जे मिचेल की है। फेमिनिज्म एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1989 में आई थी, आर एल वॉलेस की है। एकेडमिक वुमेन 1964 में आई थी, जेसी बर्नार्ड एंड एलिस रोजी की है। फ्यूचर ऑफ मैरिज 1972 में आई थी, जेसी बर्नार्ड एंड एलिस रोजी की है। एकेडमिक वुमेन ऑन द मूव 1973 में आई थी, जेसी बर्नार्ड एंड एलिस रोजी की है। जेंडर एंड द लाइफ कोर्स 1985 में आई थी, जेसी बर्नार्ड एंड एलिस रोजी की है।
जेंडर एंड द लाइक कोर्स 1985 में आई थी, जेसी बर्नार्ड एंड एलिस रोजी की है। फेमिनिस्ट इन पॉलिटिक्स फेमिनिस्ट इन पॉलिटिक्स 1982 में आई थी, जेसी बर्नार्ड एंड एलिस रोजी की है। सोशियोलॉजिकल ऑफ हाउसवर्क 1974 में आई थी, एना ओकले की है। फेमिनिस्ट थ्योरीज 1984 में आई थी, बी हुक्स की है। फेमिनिस्ट पैरेटिक एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, सी वेडॉन की है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक एक विवादास्पद शब्द है। यह शब्द माइनॉरिटी का हिंदी रूपांतरण है जो माइनॉरिटी से मिलकर बना है। चूंकि भारतीय समाज में बहुलवादी समाज है जिसमें अनेक भाषा भाषी विभिन्न धर्मावलंबी निवास करते हैं, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। पहला है धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29(1) और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29(1) भारत में किसी भी क्षेत्र और उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षण का पूरा अधिकार देता है। धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाली सरकारी कोष से सहायता पाने वाले शैक्षिक संस्थानों में किसी भी नागरिक को दाखिल करने से इनकार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(a) सभी अल्पसंख्यक, भले ही वह धर्म या भाषा पर आधारित है, उन्हें अपनी इच्छा के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(b) सरकार और शैक्षिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित है, भले ही वे धर्म आधारित हो या भाषा आधारित। भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 350(a) और 350(b) में भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 350(a) और 350(b) में किया गया है। अनुच्छेद 350(a) प्रत्येक राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास करेगी। भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक चरण की शिक्षा मातृभाषा में समुचित प्रबंध किए जाएं और आवश्यक अथवा समुचित समझे जाने पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य को निर्देश जारी कर सकते हैं। राज्य द्वारा संविधान के प्रावधानों का 350(b) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यातव्य है कि 1956 में 7वें संविधान द्वारा विशेष अधिकारी के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। जुलाई 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की गई। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है। उसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, बेलगांव, कर्नाटक और चेन्नई है। विशेष अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस संविधान के अंतर्गत उल्लिखित भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा के उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार समय समय पर उन्हें राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे। सन 1947 राष्ट्रपति किसी भी राज्य की भाषा को उस राज्य की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक अधिक प्रभावी निकाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा बनाया गया। अल्पसंख्यक कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक व विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए 30 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा 5 धार्मिक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया। किसको? मुस्लिम को, ईसाई को, सिख को, बौद्ध को और पारसी को
जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का लगभग 18% है। 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदू 82% थे, मुस्लिम 12.12%, ईसाई 2.34%, सिख 1.94%, बौद्ध 0.76%, जैन 0.4%, अन्य 0.39% हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। द लॉस ऑफ नर्म्स किसकी है? वेरियर एल्विन की पुस्तक है। ट्राइब कास्ट एंड नेशन एफजी बैली की पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आंद्रे बेतेई की पुस्तक है। द शेड्यूल कास्टेस के.एस. सिंह की पुस्तक है। एथनिसिटी आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट के.एस. सिंह की पुस्तक है। अ डिकेड ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया नीरा देसाई की पुस्तक है। करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज टी.के. ओमान की पुस्तक है। दलित एसर्शन फॉर आइडेंटिटी पिंटो एम्ब्रोस की पुस्तक है। द पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्डनेस रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया पाई पांडिकर की पुस्तक है। दलित इन मॉडर्न इंडिया एस एम मिचेल की पुस्तक है। दलित इन इंडिया जेम्स मैसे की पुस्तक है। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी 1969 में आई थी। ओमन एम लिंच की पुस्तक है। द अनटचेबल्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया मिचेल जे महार की पुस्तक है। वुमेन्स ऑपरेशन ऑपरेशन ये किसकी है? सुशीला कौशिक की पुस्तक है। एम्पावरिंग द वुमेन इंडिया परिमिला कपूर की पुस्तक है। ग्रासरूट पॉलिटिक्स इन इंडिया हैरोल्ड गोल्ड की पुस्तक है। कंपीटिंग इनइक्वालिटीज मेयर गैल्टन की पुस्तक है। कास्ट टुडे फुल्लर की पुस्तक है। द अनटचेबल्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट डिलीगे की पुस्तक है। चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया किरण देवेंद्र की पुस्तक है। दलित एंड क्रिश्चियनिटी सत्यनाथन क्लार्क की पुस्तक है। द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया आंद्रे बेते की पुस्तक है। अनसुलझी जनजातीय समस्या ए बी वर्धन की पुस्तक है। नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे साधना आर्या की पुस्तक है। द पीपल ऑफ इंडिया जेडी एंडरसन 1993 में जो आई थी इनकी पुस्तक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।